काश ये गलतियां मैंने नहीं की होती। दोस्तों, अगर आप एक शुरुआती इन्वेस्टर हो या आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए हो तो आपको ये 10 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप में ये गलतियों में से कोई भी गलती करते हैं तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। आपको ऐसी आज 10 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो लोग अक्सर करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, और शायद ही ऐसा कोई वीडियो इतना डिटेल में बनाता है जो आपको ये गलतियों के बारे में बताता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको बैंक याद आता है, चाहे हम एफडी कराते हैं या कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कराते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप एक बैंक को अप्रोच करते हो तो याद रखना कि बैंक जो है वो आपको रेगुलर प्लान ऑफर करता है, कभी भी डायरेक्ट प्लान ऑफर नहीं करता है। तो आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो और बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो सबसे पहले ये पूछ लीजिए कि वो रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है। आपको सुनने को मिलेगा ये रेगुलर प्लान है। अक्सर लोग पूछते भी नहीं है क्योंकि उसको पता भी नहीं होता है। और रेगुलर प्लान में कितना लॉस होता है वो आपको मैंने एक वीडियो के जरिए बताया है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। सिमिलर टाइप की गलती लोग ये करते हैं कि जब दूसरे कोई आपको बताते हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, थ्रू कोई बंदा आता है और आपको ये सजेस्ट करता है, तो आप उससे जरूर पूछिए कि भाई आप एक एजेंट हो या आप एक मीडिएटर हो, क्या हो आप ये जो फंड बेच रहे हो रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है। आपको सुनने को मिलेगा ये रेगुलर प्लान है, तो उसमें से जो कमीशन है वो उसके पास चला जाएगा, और वो कमीशन होता है 20 से 25 लाख जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सेम वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तो ये 2 गलती आपको सबसे पहले नहीं करनी है। आपको बैंक को अप्रोच नहीं करना है, और आप एक जब मीडिएटर के थ्रू जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या उसकी जरूरत है, क्या वो मीडिएटर का गाइडेंस की आपको जरूरत है, और अगर जरूरत है तभी आप रेगुलर प्लान चूज करिए, वरना मत करिए। अब लोग अक्सर जब इन्वेस्ट करना चालू करते हैं तो बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं और देख लेते हैं यार ये जो सेक्टर है सबसे अच्छा चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे आप सेक्टोरियल कैटेगरीज है, हाइब्रिड फंड है, इक्विटी फंड है। तो आपको जब कुछ चीज पता नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करते हो कि जैसे कोविड टाइम आया था, उस टाइम पे जो फार्मा सेक्टर था वो सबसे अच्छा चल रहा था, तो आप क्या करोगे, फार्मा सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो वो एक सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट हो गया। हो सकता है उस टाइम पे उसका रिटर्न जो है 60% 70% आपको देखने को मिला होगा, लेकिन जैसे ही उसकी असर खत्म हो जाती है वही सेक्टोरियल फंड आपको माइनस में भी रिटर्न दे सकता है। तो आपको किसी के कहने पे या जो मार्केट का ट्रेंड है उस पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इक्विटी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये जरूर देखिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो डाइवर्सिफाई है कि नहीं। ऐसा ना हो कि कोई एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करो। आपका म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई होना चाहिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल में होना चाहिए, थोड़ा सा एफएमसीजी में होना चाहिए, है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में और सब ये इस हिसाब से आपका पूरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और उसके लिए आपको बेस्ट फंड मैंने ऑलरेडी सजेस्ट करके बताए थे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सारे फंड आपको पहले से ही बता के रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको नशा चढ़ता है कि नहीं यार इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके पास जितनी भी सेविंग होती है सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कोई एक फंड में डाल देते हैं या मानो 2 फंड में डाल देते हैं, पूरा पैसा डाल देते हैं, और अचानक से मान लीजिए कुछ जरूरत आ पड़ी तो उसके पास पैसे ही नहीं है, फिर वो वही पैसे निकालेंगे और उसको चार्ज देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कभी मत करिए। आप एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए, उसके उपरांत जो पैसे बचते हैं उसी को इन्वेस्ट करिए। इमरजेंसी फंड क्या है वो जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा कमेंट आई तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। बट ये ध्यान रखिए कि आपको कुछ अमाउंट एज अ इमरजेंसी अपने पास रखना है, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि पूरा अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर दें। और उसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये इमरजेंसी फंड भी एक प्रकार का ऐसा फंड है जब आपको ये बहुत काम आता है। पता है, ये ऐसा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है जो कोई भी पैसा नहीं दे सकता। ये कब काम आता है, जब मार्केट आपको लग रहा है 4-5% से ज्यादा डाउन हो गया, है ना, जैसा अभी करंट मार्केट चल रहा है। तो उस कंडीशन में आप ये इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हैं। पैसा निकाल के सीधा म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, आपको यहां पे बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। जब मार्केट बाउंस बैक करेगा आपको 10 से 15% का श्योरली रिटर्न जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट फिर 10-15% अप चला जाता है, वो पैसे को, वो आपका डिसीजन है, आप वो पैसे को निकाल भी सकते हैं या वो पैसा वहीं पे रहने दीजिए, और आप अभी जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें इमरजेंसी फंड को वापस डेवलप कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग ये कर देते हैं कि सारा पैसा जो है, जितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो एक ही फंड में डाल देते हैं, चाहे लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप, एक ही फंड में डाल देते हैं, और वो फंड को डाइवर्सिफाई नहीं करते। बाद में बोलते हैं यार मैंने तो एक फंड में डाला है और वही फंड डाउन चल रहा है। ऐसा कभी मत करिए। आपका जितना पैसा है उसको आप डाइवर्सिफाई करिए, 2-3 पार्ट बनाइए उसका, और
मिनिमम आप 3 फंड चूज करिए, है ना, 3 फंड। और अब जब लंबे अंतराल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब आप 4 से 5 फंड पे भी जा सकते हैं, लेकिन 5 फंड से ऊपर ज्यादा फंड मत डालिए। आप लिमिटेड रखिए अपना पोर्टफोलियो को, लेकिन डाइवर्सिफाई जरूर करिए। अब सबसे बड़ी बात आती है लमसम करेगी, एसआईपी करे। दोस्तों हम लोग है ना एक स्मॉल फैमिली से आते हैं, तो हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं होता है कि हम लोग एक साथ में 1 करोड़ या 2 लाख या 10 लाख रुपए डाल दें, है ना। तो एसआईपी जो है वो सबसे बेस्ट है। और वो क्यों है उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि एसआईपी में क्या होता है कि आप एवरी मंथ कुछ कुछ खरीदते हैं, तो आपका जो प्राइस होता है ना, वो एनएवी का प्राइस वो एवरेज आउट हो जाता है, और इससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू लमसम। लंबे अंतराल के लिए आप कैलकुलेट करना है तो देख लेना, और वीडियो भी देख सकते हैं। तो एसआईपी सबसे बेस्ट है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लमसम आपको कभी नहीं करना चाहिए। लमसम जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट जब 3-4% से ज्यादा डाउन जाता है, आपको लमसम का एक पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना है अपने पोर्टफोलियो में। अब सबकी एक सबसे बड़ी गलती जो सब लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड पिक करते हैं, सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का एक रिटर्न जो होता है, पास्ट रिटर्न है ना, पुराना रिटर्न जो होता है, उसको देख के उसमें अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो कितना स्टेबल है, रिस्क कितना ले रहा है, और रिस्क में वो कितना स्टेबली रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। लेकिन वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार पिछले 5 सालों में इसने 10% या 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, सिंस इंसेप्शन इसने 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो सीधा पैसा डाल दो। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पास्ट रिटर्न है वो ये गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको आगे जाके भी यही रिटर्न मिलेगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कोई भी बंदा आपको ये गारंटी नहीं दे सकता है कि आगे जाके मार्केट कहां जाएगा, क्योंकि यहां पे करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वो करोड़ों लोगों के सेंटीमेंट को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है कि वो मार्केट को डुबाएगा या मार्केट को बढ़ाएगा। तो कोई भी आदमी अगर आपको ये गारंटी देता है कि ये फंड में चूज करो और ये जो म्यूचुअल फंड है या ये जो स्टॉक है ये अब जाएगा ही जाएगा 100% गारंटी के साथ, कभी इन्वेस्ट मत करना। ऐसे कभी इन्वेस्ट मत करना, आप खुद से रिसर्च जरूर करना। हाँ, आप एक अंदाजा लगा सकते हो, है ना, आप जो टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आप उस कंपनी का जो सर्वे करते हो, उससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये कंपनी थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है और ये आगे जाके आपको रिटर्न दे सकती है, ये ठीक है। लेकिन गारंटी अगर कोई दे रहा है तो कभी मत मानना। अब यहां पे दूसरी एक बात आती है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते एनएफओ के अंदर में, है ना, न्यू फंड ऑफरिंग जो आता है, जैसे स्टॉक ऑफरिंग होता है ना, स्टॉक ऑफरिंग में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक ऑफरिंग में क्या है, वो कंपनी पहले से एस्टैब्लिश्ड है ना, तो वो नया स्टॉक लेके आ रहा है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो चांसेस है कि आपका स्टॉक का प्राइस बढ़े और आपको फायदा हो। लेकिन एनएफओ जो होता है, न्यू फंड ऑफरिंग, उसमें 2 रिस्क रहते हैं। सबसे पहले जो उसका जो मैनेजर है वो उसका कितना एक्सपीरियंस है हमको नहीं पता है, दूसरा उस फंड का क्या परफॉर्मेंस है उसको हमको नहीं पता है, नया फंड लॉन्च हो रहा है, पिछले कैसे इस फंड को मैनेज किया है उसने नहीं पता रहता है, और इसमें जो स्टॉक वो पसंद करने वाला वो स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना। तो मेरे हिसाब से न्यू फंड ऑफरिंग में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए, 2 साल 5 साल, जब वो कंसिस्टेंटली 5 साल के अंदर रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है ऐसा हमको लगे, फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। न्यू फंड ऑफरिंग में मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन कितना पैसा कटेगा टैक्स में वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और उससे सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होता है। तो टैक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टैक्स पार्ट को नहीं समझेंगे तो आपका 10% अमाउंट सीधा फ्लैट टैक्स में चला जाएगा। टैक्स को कैसे बचा सकते हैं उसका मैं उपाय भी वो वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये चीज तो फिक्स होनी चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कौन से फंड पिक करने चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कौन से फंड पिक करने चाहिए। जनरली मैं जब सबको ये सजेस्ट करता हूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ऊपर, तभी आपको कुछ इसमें से मिलेगा, कुछ पैसा जनरेट होता हुआ दिखेगा। लोग जनरली इन्वेस्ट करते हैं और 2 महीने 3 महीने 5 महीने 10 महीने पे करते हैं, अरे यार मेरा फंड तो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है। कोई भी फंड को
प्रोग्रेस करने के लिए मिनिमम 1 साल का टाइम चाहिए। 1 साल के बाद ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो हाँ ये फंड सही है नहीं है, चेंज करना है नहीं करना है। तो आप ये ध्यान जरूर रखो। और मेरा ये सजेशन है कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए करो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको करना है तो आपका पैसा आप डेब्ट फंड के अंदर रख सकते हो, लिक्विड फंड के अंदर रख सकते हो। अगर फिर भी आपको इक्विटी के अंदर ही रखना है तो आप लार्ज कैप को पसंद करिए। स्मॉल कैप और मिड कैप या फ्लैक्सी कैप में कभी आप अपना पैसा मत रखिए शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने अलग से आपको जो मेरा पोर्टफोलियो बनाया है उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पे हमारे 10 टॉपिक खत्म हो गए और ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक जो स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और वो है पेशेंस, है ना। आप ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस कर लिए, आपने पास रिटर्न देख लिया, आपने अच्छे अच्छे वीडियो देख लिए और सब सजेशन के बाद में आपने एक फंड चूज किया और आप वो फंड को एवरीडे आप देख रहे हैं, एवरीडे यार ये डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है और ये तो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है, तो आप जो इंपेशेंट हो रहे हैं ना वो ऐसा नहीं चलेगा स्टॉक मार्केट में, है ना। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस जो है वही पैसा जनरेट करके देता है। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि आपने जब तक पैसा निकाला नहीं, आपने कोई शेयर या म्यूचुअल फंड जब तक बेचा नहीं है ना तब तक आपने लॉस नहीं किया।